वेलकम इन द क्लास। आज के क्लास में एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग जो बच गया था उसको रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे हम लोग। एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग हमने पहले ही बोला था, एक लंबा चैप्टर, एक लंबा टॉपिक होता है। एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में अगर पिछला क्लास आपको देखना होगा, किस पिछले टॉपिक के बारे में जानना है तो आपको जाकर वो क्लास देखना होगा जो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड्स के रूप में क्लास दिया गया है। आज रिज्यूम करने जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल हैजर्ड्स। पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में अगर बात करें, पोटेंशियल हैजर्ड्स का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट कुड कॉज हार्म द पीपल्स, डैमेज प्रॉपर्टी इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड हैजर्ड। साइड पे अगर कोई भी चीज़ देखता है वहाँ पे जो वर्कर वहाँ पे किस तरह का प्रॉपर्टी डैमेज, किसी भी वर्कर या किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं हैजर्ड बोलते हैं। तो पोटेंशियल हैजर्ड्स जैसे मान लीजिए अगर हॉट वर्क चल रहा है, वेल्डिंग कहीं चल रहा है, वेल्डिंग के बगल में अगर कहीं फ्लेमेबल मटेरियल रखे गए हैं तो उस वक्त वो फ्लेमेबल मटेरियल्स आपके लिए हैजर्ड्स माना जाएगा। अगर आप वर्किंग एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो वर्क एट हाइट का हैजर्ड्स कहा जाएगा। नियर इलेक्ट्रिकल वर्क काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क उस वक्त हमारा जो होगा वो हैजर्ड कहलाएगा। एक्सकैवेशन चल रहा है तो एक्सकैवेशन एक हैजर्ड्स माना जाएगा। एक्सकैवेशन के अंदर जो कोलैप्स ऑफ सॉइल होता है, केबिन्स होता है, वो सब हैजर्ड्स होता है। तो वैसे ही साइड पे यहाँ बताया है कि साइड पे बहुत सारे ऐसे हैजार्ड हैं जो मिलते रहते हैं, जिसमें अक्सर होता है पिंच पॉइंट। पिंच पॉइंट का मतलब छोटे छोटे हैजार्ड्स हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। पिंच पॉइंट का मतलब होता है जब कोई दो वस्तु उठाने की कोशिश करते हैं और उन दोनों वस्तु के बीच में अगर आपका पैर या आपका हाथ या कोई बॉडी पार्ट फंस दब जाता है, उसको बोलते हैं पिंच पॉइंट। ये छोटी मोटी हैजार्ड्स है साइड पे देखने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर जाता है हमारे हेल्थ इफेक्ट में। तो हेल्थ इफेक्ट होने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो इसमें एक पिंच पॉइंट का ही बड़ा योगदान बन जाता है। फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस का मतलब होता है, आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला और एबल भी होता है योग्य, जलने योग्य। तो जलने योग्य के बारे में अगर बात किया जाए तो सॉलिड को भी हम लोग कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, कुछ ऐसे गैस होते हैं जो जलते हैं। तो जो सॉलिड होगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लेमेबल सॉलिड, लिक्विड होगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लेमेबल लिक्विड, और जो गैस होगा उसको भी बोल सकते हैं हम लोग फ्लेमेबल गैस। तो कहता है कि यहाँ गैस ही नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, there are different categories of the hazard can exist in at the work site in which the flammable gas also उसमें भी होता है, flammable गैस भी होता है। फ्लैमेबल गैस हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, फ्लेमेबल सॉलिड हो गया। इस साइड पे पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण, एक सबसे इम्पोर्टेंट हैजर्ड्स माना गया है। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग। आप किसी मैनुअल हैंडलिंग हो गया या लिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया, तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान हम लोग जो इक्विपमेंट होता है उस इक्विपमेंट के माध्यम से लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मैनुअल हैंडलिंग के अंदर आ गया कि मैनुअल हैंडलिंग में किसी भी वस्तु को, किसी भी मटेरियल हो, किसी भी सब्सटेंस को हम उठाने की कोशिश करते हैं, लोअर, लिफ्ट, राइट, लेफ्ट होस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। तो अगर मटेरियल को हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है, वो भी एक हैजर्ड्स हो सकता है। पावर टूल्स, टूल्स चैप्टर के बारे में आप पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा कि टूल्स दो प्रकार का होता है, और एक होता है पावर टूल्स और एक होता है हैंड टूल्स। तो हैंड टूल्स होता है जिसका पावर सोर्स हैंड होता है, खुद के बल पे हम लोग चला सकते हैं, खुद का फोर्स होता है, जैसे हैमर हो गया, रेंच हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। और पावर टूल्स हो गया जिसका पावर सोर्स बाहर एक्सटर्नल एनर्जी हो, जैसे जनरेटर से, इलेक्ट्रिकल से, इन्वर्टर से, बैटरी से, इन सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई इक्विपमेंट या टूल्स चलाते हैं तो उसको पावर टूल्स कहा गया है। तो पावर टूल्स का यूज करना भी एक हैजर्ड्स कैटेगरी के अंदर डाला गया है। लेडर से फॉल कर सकते हैं, लेडर फॉल हो सकता है, लेडर का रंग्स टूट सकता है, साइड रेल टूट सकता है, स्लिप हो सकता है। इसलिए लेडर को एक खतरनाक, एक हैजर्ड्स कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कुछ पॉइंट जिसको बोलते हैं फुट इंजरी। फुट इंजरी दैट इज कॉल्ड, अगर पैर में कोई, अगर हम शूज़ नहीं पहनते, साइड पे वर्क करते हैं और पैरों में किसी तरह कोई, जैसे साइड पे अक्सर क्या होता है, बैड हाउसकीपिंग की वजह से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चुभ सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकता है या कहीं कट सकता है, तो फुट इंजरी का चांस बन जाता है। साइड पे रखे हुए सिलेंडर, अगर इन सिलेंडरों में अगर गैस भरे हों, ऑक्सीजन हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, फ्लेमेबल कोई फ्लेमेबल गैस हो सकता है,
ऑक्सीजन को फ्लेमेबल गैस को कैटेगरी के अंदर नहीं डाला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में सहायक करता है। तो एसिटिलीन या एलपीजी कोई भी गैस हो, वो फ्लेमेबल गैसेज होते हैं और ये हजार्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये सब साइड पे मिल सकता है हजार्ड्स। कहता है कुछ पिक यहाँ पे दिखाया गया है जो इससे साबित होता है कि अगर हमारा जो फिंगर पॉइंट्स है, अगर फिंगर हमारा सेफ है, हैंड सेफ है, तो हम सेफली वर्क कर सकते हैं। तो साइड पे जब भी आप वर्क कराएं एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी पर्सन होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टूल बॉक्स टॉक और HSC इंडक्शन ट्रेनिंग हो या कहीं भी ट्रेनिंग हो, उसके अंदर वहाँ के वर्कर, वहाँ के स्टाफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे उसको समझाएं, अपने बॉडी प्रोटेक्शन के बारे में बताएं, वहाँ के डैमेज प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे में बताएं, अगर किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अगर है तो उसके बारे में जिक्र करें। इससे क्या होगा कि हम सेफ रहेंगे। दीज आर और आवर अर्निंग मशीनरी सॉल्वेज कीप इट सेफ। अगर हम इन हाथों को सेफ रखते हैं तो ये वो मशीन है जिससे हम पैसा कमाते हैं। दूसरे फेज के अंदर आते हैं लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर, यू नो अबाउट द लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर का मतलब ये नहीं है कि आग के रेखा पे, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। लाइन ऑफ फायर का मतलब होता है साइड पे किसी तरह का कोई हैजर्ड होता है, उस हैजर्ड के डायरेक्शन में, उस हैजर्ड के दिशा में वहाँ पे अगर मौजूद हम हो तो वो क्षेत्र, वो जगह कहलाता है लाइन ऑफ फायर। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे ये लोडिंग अनलोडिंग मशीन जो है, इसके सामने कोई वर्कर अगर काम करता है और वहाँ से वो बैक और फ्रंट जा रहा है तो उसके जस्ट सामने खड़ा है, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ फायर। एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं कि अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक पे आप खड़े हैं, ट्रेन आ रही है तो आप सीधे लाइन ऑफ फायर पे हैं, सीधे खतरे के सामने। यहाँ पे लाइन का जिक्र, फायर का जिक्र खतरे से किया गया। लाइन का मतलब वो जगह जहाँ पे खतरा पहुँच रहा है और हमें क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, इसलिए उसको लाइन ऑफ फायर कहा गया है। ब्लाइंड जोन या रेड जोन उसको बोलते हैं, जिससे मान लीजिए कि अगर कोई कहीं भी कोई एक्सकैवेटर मशीन है या क्रेन ऑपरेट हो रहा है तो उसका जो बूम होता है, वो जो बूम का रेडियस होता है, एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ कि यहाँ से कोई सामान इसको लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने कैटेगरी में ये बूम है और ये इतना रेडियस लेता है, तो ये जो क्रेन है ये क्रेन इस पूरे एरिया में इसका बूम नाच सकता है, घूम सकता है। तो उस वक्त ये बैरिकेड किया हुआ क्षेत्र होता है और इस बैरिकेड किया हुआ क्षेत्र को ही बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड जोन। इसको बोलेंगे ब्लाइंड जोन। अब इस ब्लाइंड जोन के अंदर अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और ये लिफ्ट किया हुआ लोड है, तो ये लोड अगर सस्पेंशन लोड है, ये लोड टूटेगा तो हमारे ऊपर डायरेक्ट गिरेगा, तो उस वक्त हम इस बड़े से खतरे के सामने हैं। दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फायर। इसका मतलब होता है लाइन ऑफ फायर। तो कह सकता है कि पे अटेंशन, इनकरेक्ट टेक्निक को भी काम करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। अब गलत तरीका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें अगर यूज करना हो, अगर मान लीजिए 14 नंबर का कोई बोल्ट हो, बोल्ट को हमको ओपन करना, खोलना हो या टाइट करना हो, तो रेंच भी हमें उतना ही नंबर का चाहिए। अक्सर क्या करते हैं हम लोग घरेलू उपाय में क्या करते हैं, प्लायर्स का यूज करते हैं, या 14 नंबर का रेंच हो, 18 नंबर लगा दिए हैं, बीच में गैप हो तो स्क्रू ड्राइवर डाल देते हैं। ये कहता है इनकरेक्ट टेक्निक है। जो टूल्स जिस वर्क के लिए बनाया गया उसी टूल्स का यूज करना चाहिए हमें। इनकरेक्ट टेक्निक दैट इज रॉन्ग, इट्स हैजर्ड है। पे अटेंशन, सावधानी दें इस पे। ब्लाइंड जोन के अंदर वॉकिंग अंडर सस्पेंशन, जहां जहां काम चल रहा है उसके अगल बगल खड़ा होना, उसके नीचे खड़ा होना, ये हैजर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सस्पेंशन लोड है, ऊपर लोड है, लोड को लिफ्ट करने की कोशिश किया है और यहाँ से वो वॉक कर रहा है। अगर वो सस्पेंशन लोड किसी वजह से अगर टूट जाता है तो उस वक्त ये खतरे का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पे इंजरी या बड़ा हादसा फैटल हो सकता है। दैट इज कॉल्ड हैजर्ड्स। यहाँ पे देख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं उठाने की कोशिश कर रहा है, या जो लिफ्टिंग मटेरियल है लिफ्टिंग करने के लिए उसका हाथ या पैर अगर फंसता है, दैट इज कॉल्ड वेरी हैजार्डियस एरिया, वो हैजार्डियस एरिया हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हजार्ड है कि साइड में मिलते रहते हैं। कंट्रोल मेजर के बारे में बात करें तो कहता है कि आप लॉग आउट एंड टेक आउट लगा सकते हैं। सुपरविजन, लॉग आउट टेक आउट, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अब कंपनी के अंदर जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं। एक कार्ड होता है जिस कार्ड पे हम जो सुपरवाइज़र यहाँ का जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी वर्क ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे काम करना है, इंस्पेक्शन एरिया है, रेड जोन एरिया है, तो वहाँ पे उस कार्ड पे इंस्पेक्शन करके लिख करके टांग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है डोंट ऑपरेट, इसको ऑपरेट नहीं करें। एक कार्ड पे डोंट ऑपरेट डेंजर टांग दिया गया है, लटका दिया, हैंग कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इसको देख के सामने वाला समझ जाए कि इसको ऑपरेट नहीं करना है। तो ये जो कार्ड के माध्यम से वहाँ के वर्कर, वहाँ के जो लोग हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि आप इस काम को ना करें। ये कार्ड उस वक्त लोटो कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड द लॉग आउट एंड टैग आउट। सुपरविजन, कोई भी काम करें
तो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर इंजीनियर, जो भी वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन हो उसके सुपरविजन में काम करें। करेक्ट वर्क टेक्निक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक अक्सर टूल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि देखा होगा कि डोंट पुश द एनी टूल्स को पुश नहीं करना है, पुल करना है, खींचने की कोशिश करना है। सोचिए कि अगर किसी भी रेंज को अगर हम पुश करते हैं तो पुश करते वक्त जो सेकंड पार्ट में जा रहा है ना, उधर हमारा कंट्रोलिंग क्षमता नहीं होता है, लेकिन पुल करते वक्त अपने तरफ आ रहा है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट टेक्निक ये है कि आप पुल करें, पुश नहीं करें। तो अगर दो व्यक्ति, दो वर्कर या दो स्टाफ अगर लग करके काम को अच्छी टेक्निक से काम कर सकते हैं, दैट्स नीड फॉर 2 वर्कर्स फॉर दैट। बोल रहा है कि इंस्पेक्ट योर टूल्स, जब भी आप काम करें तो आपके काम करने के दौरान ये रूल होना चाहिए कि आप उस टूल्स का इंस्पेक्ट कर लें। इंस्पेक्ट क्या कर लें, अगर उसका जो हैंडल है प्रॉपर है कि नहीं है, उसका जो शार्प एज है वो प्रॉपर है कि नहीं है, शार्प एज कवर्ड है कि नहीं है, जो टूल्स जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं वो टूल्स उसके लिए है कि नहीं है। प्रोवाइड बोल्ट ट्रे, बैड हाउसकीपिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग रेंज जो बोल्ट निकालते हैं या जो स्क्रू होता है उसको कहीं कहीं फेंक देते हैं, तो बोलता है कि बोल्ट स्ट्रे रखिए जिसके अंदर हम रख सकते हैं, निकाल करके इधर उधर नहीं जाएगा, हाउसकीपिंग मेंटेन बना रहेगा। दूसरा कहता है कि हमें चाहिए चेक द ग्राइंडर चेक करते हैं तो चेक करने कंडीशन में एग्जांपल आप दिखा सकता है कि अगर आप ग्राइंडर चेक करते इसका व्हील अगर टूट के हट जाता है तो फिर वैसा कुछ मामला सामने आ जाएगा। ग्राइंडिंग को चेक करना, चेक ग्राइंडर। नो क्रैक इन द केसिंग जो घूमता है इसके अंदर, जो जिसके अंदर व्हील लगा होता है ना उसी को केसिंग बोलते हैं। केसिंग स्क्रू इंटैक्ट टाइट होना चाहिए। और यहाँ पे आपने देखा कि डेडमैन स्विच होता है, एक ऑपरेटिंग स्विच होता है और गार्ड होता है। तो जो गार्ड होता है सिक्योर गार्ड होता है, डेडमैन स्विच होता है, ऑपरेटिंग स्विच होता है, व्हील होता है, केसिंग होता है और उसका रोटेटिंग जो पार्ट्स होता है उसको आपको चेक इंस्पेक्ट करके प्रॉपर चेकलिस्ट बनाकर दे देना है वर्क करने के लिए। तो हमें ये भी वर्क करना है। यहां पे देख सकते हैं जैसे कि व्हील को क्या किया, फॉल्ट दिखा करके इंस्पेक्शन करके यहां से हटा दिया गया है। कहता है कि एरिया अगर नॉइजी हो, हेवी नॉइज एरिया हो, तो नॉइजी एरिया में एक परफेक्ट अगर देखा जाए तो एक इंसान सेफ लेवल क्या सुन सकता है नॉइज का, वो होता है 75 से 85 डेसिबल, डीबी में काउंट करते हैं। इससे ऊपर जाता है तो उसको हेवी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। और इसके लिए हमें चाहिए ईयर प्रोटेक्शन, और ईयर प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए ईयर मफ और ईयर प्लग। जैसे यहाँ पे ईयर मफ देख सकते हैं और ईयर प्लग सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 85 डेसिबल से अगर ऊपर जाता है तो उस वक्त हमें ईयर प्रोटेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और वो ईयर प्रोटेक्शन ये प्लग हो सकता है और ये ईयर मफ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें हम, कहता है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में अगर बात करें तो दैट्स करेक्ट। अगर आपको देखना हो, अगर आपको पढ़ना है, समझना है तो हमें लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात करना होगा, स्पेशल जाकर के उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर लिफ्टिंग ऑपरेशन क्लियर हम समझ में आएगा। लेकिन आप अच्छा इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर हल्का फुल्का लिफ्टिंग ऑपरेशन का जिक्र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये मटेरियल को लिफ्ट किया गया है तो कहा जाता है कि इसके अंदर टैग लाइन, जो रिगर होता है ना, रिगर वो क्या करेगा, एक सिग्नल मैन होना चाहिए, प्रॉपर एरिया बैरिकेड होना चाहिए, जो इक्विपमेंट है, मोबाइल इक्विपमेंट जो क्रेन है उसका चेकलिस्ट बना होना चाहिए, लिफ्टिंग ऑपरेशन का परमिट हमारे पास होना चाहिए, बैरिकेड से हमने बताया हुआ है। टैग, यहाँ पर देखना टैग लाइन यूज करना है। टैग लाइन का मतलब होता है जब लोड को लिफ्ट किया जाता है ना तो लोड क्या करता है, हैंग करता है, जिगजैग मोशन में हैंग करता है। और ये अगर पकड़ा हुआ है, जिस साइड से अगर हैंग कर रहा है उस साइड से पकड़ लेंगे, हैंग कम करेगा। हैंग करते वक्त लोड क्या होता है, 1.5 गुना बन जाता है। तो लोड अगर अधिक बनेगा और क्षमता हमारा अगर मान लीजिए 50 kg क्षमता वाले अगर हम स्लिंग का यूज कर रहे हैं, अगर 50 kg क्षमता वाले स्लिंग का यूज कर रहे हैं, अगर हैंग करने से वो अगर 75 kg तक क्षमता बना देगा तो फिर इसको कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हैंग करने से रोकना है, जिगजैग मोशन को रोकना पड़ता है। प्रॉपर हाउसकीपिंग, कहता है कि प्रॉपर हाउसकीपिंग इज गुड प्रैक्टिस फॉर दैट टू मेंटेन द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हाउसकीपिंग बहुत ही अच्छा खासा एक प्रैक्टिस होता है। कहता है कि हाउसकीपिंग के बारे में बात करें तो हाउसकीपिंग में क्या, जैसे कि साइड पे काम कर रहे हैं, कहीं पे टूल्स बिखर गया है
कहीं जो ब्रिक्स है वो बिखर गया है, कहीं मटेरियल बिखर गए हैं, कहीं पे टूल्स इक्विपमेंट बिखर गए हैं, कहीं पे होसेस पाइप बिखर गए हैं, कहीं पे जो वेल्डिंग किया गया है जो भी उसमें एस्पेक्टर्स होते हैं वो बिखर गए हैं। तो कहता है कि आप बिफोर स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर स्टार्ट द वर्क मेंटेन द हाउसकीपिंग आपको करना है। सिलेंडर अगर कहीं और रखा गया, सिलेंडर को कैप करें, कैप करके उसको रखने की कोशिश करें। अगर फायर हो अलग अलग कहीं है तो उसको आप रोल्ड करके रखें। और ये अगर करें हाउसकीपिंग एवरी एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HSC प्रोग्राम, प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग एट ऑल टाइम। हर एक वक्त अगर हाउसकीपिंग मेंटेन करते हैं, हाउसकीपिंग का मतलब शॉर्टकट में समझिए, जिस प्रकार हम घर की साफ सफाई करते हैं, सुबह शाम घर की साफ सफाई करते हैं और किसी तरह का कचरा हम नहीं देखना पसंद करते हैं साइड पे घर पे, उसी प्रकार साइड पे भी जिम्मेदारी होती है कि साइड को मेंटेन करके रखा जाए ताकि वहाँ पे किसी तरह कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस का चांसेस ना बने। कहते हैं आफ्टर वर्क, आप हमारी कंपनी में आए, काम किया, काम करने के बाद आप घर जा रहे हैं तो घर जाने के बाद भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। ये नहीं कि काम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप क्या करें, गेट प्लेंटी ऑफ द रेस्ट, अच्छा खासा रेस्ट लें, इट वेल, खाना अच्छा खाएं, अराइव एट वर्क रिफ्रेश्ड, जब घर से वापस आएँ ये काम पे तो पूरे माइंड फ्रेश के साथ हैं, रिलैक्स, अपने आप के लिए टाइम दे, थिंक सेफली आउट ऑफ द जॉब आफ्टर वर्क। काम खत्म होने के बाद भी साइड पे हैं तभी भी आपको सेफ्टी फॉलो नहीं करना है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन भी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ प्रशासनिक संस्था है वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी कुछ ऐसे पोस्टेड पे हैं, वहाँ खूब फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप आउट ऑफ स्टेशन निकलते हैं, जब उस जगह से बाहर आते हैं तो वहाँ पे वो रूल को भूल जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए, एग्जांपल अगर कैसे दिया जाए कि अगर आप हेलमेट का यूज करें तो साइड पे कहा गया कि आप हेलमेट यूज करिए, साइड पे कहा गया कि आप गाड़ी को ड्राइव करिए तो बेल्ट का यूज करिए, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो बाइक पे आप जैसे बैठते हैं हेलमेट भूल जाते हैं। तो वो रूल सिर्फ कंपनी के लिए नहीं था, वो रूल एग्जाम्पल जैसे कि पुलिस को देखने के बाद हमें लगता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, तो हेलमेट और पुलिस का रिश्ता अलग मैटर हो गया। हम हेलमेट पहनते हैं पुलिस को देख करके और पुलिस चाहती है हमें हम हेलमेट पहने, हमें किसी तरह कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सर पे कोई चोट ना लगे, मैटर अलग अलग है। तो हमें जो रूल फॉलो करना है वो पुलिस के सामने करना है, जो कि रूल फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट ये है कि हेलमेट पहनेंगे तो हमारा हेड प्रोटेक्शन रहेगा और कहीं भी अगर हम गिरते हैं बाइक से तो हमें वो हेड प्रोटेक्शन देगा और हेड में कुछ होने नहीं देगा। वजह ये होता है, वही बोल रहा है कि आप कंपनी के अंदर भी रहें तभी भी, बाहर भी रहें तभी भी सेफ्टी को उतना ही फॉलो करें जितना आप अंदर कर रहे थे। कहते हैं वाई सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट टू मी, आई डोंट गेट हर्ट एट वर्क। साइड पे किसी को हम कोई चोट नहीं देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई गेट पेड फॉर डूइंग माई जॉब, अच्छा खासा मैं जॉब करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, एंड मस्ट टू गो होम सेफली, और अच्छे से मैं घर जाऊँ और पैसा कमाऊँ, ये मेरा मेन मोटिव होता है। और सेफली इसलिए ज़रूरी होता है। वर्क सेफली ऑल द वाइल रिटर्न्स होम्स विद अ स्माइल। अगर आप सेफली काम करते हैं तो घर पे स्माइल के साथ आप जा सकते हैं। ये हमारा फंडा था और HSC इंडक्शन ट्रेनिंग इन्हीं बातों के साथ HSC इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म होता है। आप घर पे प्रैक्टिस करें, इसको नोट्स बनाएं, नोट्स बना करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। HSC इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर जितना भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को फेयर में लिखें और एक एक टॉपिक को आप बोलने की कोशिश करें और समझें, यूँ समझें कि आप कंपनी के अंदर हैं और कंपनी के सामने कुछ लोग हैं, स्टाफ है, वर्कर है, उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशंस। आपके पास वो हमने पावर दे रखा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास में आइए, क्वेश्चन करिए, व्हाट्सएप से क्वेश्चन करिए, कमेंट से क्वेश्चन करिए, जहाँ से क्वेश्चन करना है करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इन सब बातों के साथ क्लास खत्म करते हैं। HSC इंडक्शन ट्रेनिंग हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन सा चैप्टर चालू किया जाएगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।